के साथ कोई चाइल्ड अब्यूज इज वन अनदर रीज़न, उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो सकता है, जो कई बार बच्चा नहीं डिस्क्लोज करता। सो मैनी रीज़न, चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है कि उसने वो टीवी में इस तरह की कोई चीज़ देख ली, उसकी वजह से वो डर गया, या उसकी वजह से उसको इम्पैक्ट हो गया, या कोई उसको और कोई प्रॉब्लम है, या उसको दौरे पड़ रहे हैं, या वो उसका रात को पेशाब बेड पे कर देता है। सो अगर कोई और उसको कोमॉर्बिड मेडिकल इलनेस है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, डिप्रेशन के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं? देखो, मेजर कॉम्प्लिकेशन तो एक ही है, ये आत्महत्या। 10 में से एक व्यक्ति आत्महत्या जैसी घातक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। सो सुसाइड इज द 6th, मैंने पहले बताया, सुसाइड इज द 6th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। अच्छा, तो मतलब आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा देखी जाती है डिप्रेशन के मरीजों में, क्यों देखी जाती है? अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि आत्महत्या करने पर उतार हो जाता है कोई? इससे मरीज, मैं बताया पहले, इसके जो मेन लक्षण, जैसे उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है फ्रॉम प्लेरेबल एक्टिविटीज, यानी जिन कामों कार्यकलापों में उसको दिलचस्पी या खुशी महसूस करता है, या कई बारी हर एक दुर्घटनापूर्ण कारणों को वो मरीज अपने आप को ये गिल्टी फीलिंग आ जाती है, वो अपने आप को दोषी मानता है, या बहुत ज़्यादा अत्यधिक निराश हो जाता है, होपलेस सी फीलिंग आ जाती है, या बहुत ज़्यादा निकम्मा वर्थलेस मानता है, या असहाय, जिसको हम हेल्पलेस फीलिंग आ जाती है, या उसको भविष्य में भी जितनी भी ये संबंधित नकारात्मक सोच है या असफलता संबंधित विचार उसके मन में सताते रहते हैं, तो कई बार मरीज इतना दुखी हो जाता है। मतलब कि ये जो डिप्रेशन एक मनोरोग है, और इसके ये ऐसे लक्षणों का समूह है कि उदासी और दुख से कहीं ज्यादा मायूसी की मनोदशा को दर्शाता है। जी, तो जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं, उनमें अगर आत्महत्या की टेंडेंसी देखी जाती है, तो ऐसे में उसे काबू करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ काउंसलिंग वगैरह देते हैं या क्या करते हैं? देखो, ऐसे जिन केसेस में तो सुसाइडल अटेम्प्ट होती है, हाँ जी, फीमेल में सुसाइडल अटेम्प्ट ज्यादा होती है। ज्यादा होती है, क्यों? फीमेल में डिप्रेशन भी ज्यादा डबल होती है, नंबर ऑफ केसेस भी डबल है, और सुसाइडल अटेम्प्ट भी फीमेल में ज्यादा होती है। लेकिन जो फेटल कंप्लीट सुसाइड जिसको हम कहते हैं, वो मेल में ज्यादा होती है। जी, तो काबू करने के लिए क्या करते हैं? काबू में हम सबसे पहले उस पेशेंट को हम हाई रिस्क घोषित कर देते हैं। अगर उसमें सुसाइडल आइडिएशन है या उसमें सुसाइडल अटेम्प्ट करी है, तो उसके डिप्रेशन के उसकी हिस्ट्री लेके पूरा शारीरिक व मानसिक परीक्षण करने के बाद उसके बाद उसका प्रभावी इलाज शुरू करते हैं। तो उसके थॉट के में देखते हैं कि वेदर उस पेशेंट में वाकई सुसाइडल इंटेंशंस हैं, या कब से उसको ये विचार आ रहे हैं सुसाइडल अटेम्प्ट के, आइडिएशन के, कब से आ रहे हैं विचार। ये सुसाइडल टेंडेंसीज की पहचान कैसे करते हैं? मतलब अचानक बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं इस तरह के कि पेशेंट कुछ अजीब सी बातें कर रहा है, जाकर घर में कह रहा है कि मेरे बात ध्यान रखना अपना, कुछ इस तरह की हरकतें करता है पेशेंट की उससे पता लगता है उसकी टेंडेंसीज? हाँ, मरीज अपने आप को कुछ प्लानिंग जो है एकदम नहीं होती है, ये इम्पल्सिव नहीं होती है, काफी दिनों से ये अपने आप को तैयारी में करनी शुरू कर देता है कि मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट करनी है। जी, यानी अगर तो, इस तरह की कुछ भी टेंडेंसी या अपने आप को हानि या आत्महत्या जैसे विचार आने शुरू हो जाते हैं, तो अटेम्प्ट के बाद 40% चांसेस है कि वो उसमें वो बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है उसमें दोबारा सुसाइडल अटेम्प्ट करने के। हमारी बुक्स कहती हैं कि अगर किसी ने एक बार सुसाइडल अटेम्प्ट की है, तो 40% रिस्क बढ़ जाता है उन केसेस में कि वो दोबारा सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने एक बार आत्महत्या की कोशिश की है तो दूसरी बार भी कर सकता है। ऐसे पेशेंट पर नजर रखनी चाहिए। नजर रखनी जी। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे डिप्रेशन की जांच और इलाज कैसे किया जाता है। चल लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने युवाओं में बढ़ते डिप्रेशन और आत्महत्या की प्रवृत्ति पर बातचीत की और अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के इलाज के बारे में। डॉक्टर त्रेहन, इलाज पर ही बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सर्वे के मुताबिक 80% लोग जो डिप्रेशन के मरीज हैं वो इलाज ही नहीं करवाते डिप्रेशन का। साइकाइट्रिस्ट के पास जाने से आज भी लोगों में कुछ शर्म होती है। लोगों को लगता है अगर साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग समझेंगे कि पागल है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में लोगों का ये डर दूर करने के लिए? इसका इलाज बाबाओं से या तांत्रिक से या दोहरा धागा या आध्यात्मिक धर्म कांडों से नहीं किया जाता। वो बहुत सारे लोग जब डिप्रेशन में ये शराब का और नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं तो इसका इलाज, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सो एक्चुअली में इसका इलाज बड़ी रिसर्च के बाद इसका प्रभावी इलाज जो है वो मनोचिकित्सा, दवाइयाँ या ECT है। हाँ जी। जिससे जरूर मरीज को फायदा होता है। अतः जी, इसलिए मतलब धार्मिक कर्मकांडों का बाबा के पास नहीं जाना चाहिए, काला जादू जी इन चीजों में यकीन ना करके सीधा साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ये तो मैं मानता हूँ आपकी बात। स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। काफी पेशेंट रिलेक्टेंट होते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास आने में, तो झिझकते हैं, वो अंदर ही अंदर अपने इसको कोसते रहते हैं। तो फिर उनकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो जाती है, फिर वो भागते हैं मनोरोग विशेषज्ञ के पास। और अगर ये तो मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी व्यक्ति में अगर डिप्रेशन के लक्षण है, या उसके मित्र में डिप्रेशन के लक्षण है, या उसके परिवारजनों में किसी के डिप्रेशन के लक्षण है, तो वो जरूर मनोचिकित्सक से इलाज जांच करवाएं। और किसी भी व्यक्ति को हम डिप्रेशन का तभी डायग्नोज करते हैं जब तक उसका सर्वप्रथम संपूर्ण शारीरिक या मानसिक परीक्षण न कर लें। जांच की बात की आपने, जांच कैसे की जाती है डिप्रेशन की? कैसे पता लगता है कि इस पेशेंट को डिप्रेशन है? एक तो आपने बताया कि 2 हफ्ते तक उदासी, यानी कि अगर आपके पास जांच के लिए आते हैं तो आप कैसे जज करते हैं कि इसे डिप्रेशन है? मरीज अपने आप आपके हमें हिस्ट्री देता है कि मेरा मन उदास रहता है, मेरा किसी काम में रुचि नहीं रहती है। जिन कामों में मेरी पहले रुचि रहती थी, पहले मैं टीवी देख लेता था, अखबार पढ़ लेता था, अब वो गाने सुन लेता था, गार्डनिंग कर लेता था, सैर करने को मन नहीं करता। जिसमें भी उसकी दिलचस्पी रहती है वो उठ जाती है। छोटी छोटी बातों में उसको, तुच्छ बातों में उसका चिड़चिड़ापन या उत्तेजना हो जाती है, या वो मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अटेंशन हो जाती है। एक छोटे से निर्णय लेने में भी उसको काफी कठिनाई महसूस होती है। अच्छा। या छोटी सी बात को भी वो भूल जाता है। ये फीलिंग ऑफ गिल्टी, होपलेस, वर्थलेस फीलिंग, या ये सुसाइडल आइडिएशन, मरीज आके खुद बताता है कि इस तरह के विचार मेरे में आ रहे हैं। कुछ चीजें हम एक्सप्लोर करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू कि ये कब से हो रही हैं। फिर अगर उसके साथ अटेंडेंट है तो अटेंडेंट से हम हिस्ट्री लेते हैं कि कब से आपने इसमें देखा, तो उससे फिर उसके आधार पर जांच की जाती है इस डिप्रेशन की। जी, आपने बताया डिप्रेशन के पेशेंट आपको खुद बताते हैं कि हमें इस तरह की परेशानी आ रही है, इस तरह के लक्षण है। तो जब आप बताते हैं पेशेंट को कि उसे डिप्रेशन है तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं? जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं, उन्हें पता चलता है कि जी मुझे डिप्रेशन है, पहले तो उन्हें लगा था कि कुछ उदासी है, किसी वजह से हम शायद थोड़े परेशान है, थोड़ी दवाई ले लेंगे ठीक हो जाएंगे, बट जब उन्हें पता लगता है कि डिप्रेशन है तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं? जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं, मरीज को मालूम होता है कि उसकी डेली रूटीन एक्टिविटी में थोड़ी उसको दिक्कत आ रही है। हम कैटेगराइज कर देते हैं डिप्रेशन को कि उसको माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट है कि सीवियर है, ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, कि सिवियरिटी कितनी है सिम्टम्स की, उसके बेस पे पेशेंट को हम कैटेगराइज कर देते हैं। माइल्ड डिप्रेशन में पेशेंट को थोड़ी सी दिक्कत आती है रोज दैनिक कार्यकलापों में, लेकिन मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन में उससे काफी डिफिकल्टी आती है, उसके इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनिंग हो जाती है डेली रूटीन एक्टिविटी एंड सोशल फंक्शनिंग में, तो काफी परेशानी आती है। इलाज कैसे किया जाता है डिप्रेशन का? इलाज जैसे आपने बताया दवाइयाँ और ECT, हाँ जी, तो इसके अलावा भी और कुछ हैं ऑप्शंस इलाज के लिए? सबसे पहले तो हम एक मनोचिकित्सा है जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं, बौद्धात्मिक व्यवहारिक मनोचिकित्सा है जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं।
ये जितने भी मनोचिकित्सा हैं उनका बेसिकली मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी कारण हैं उदासी के या दिमागी परेशानियां या नकारात्मक सोच के, उसके ऊपर उसका कारण ढूंढना और उन पर काबू पाना। हाँ जी। इनमें मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस भी समाविष्ट है। हाँ जी। और उसके बाद जो मनोचिकित्सक के पास इजीली अवेलेबल इलाज है वो एंटी दवाइयां हैं। हाँ जी। जिसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन या SSRI या SNRI या माउनेप्टर्स। इसका ट्रीटमेंट कब तक चलता है? यूजुअली हम 6 to 8 months 6 months ट्रीटमेंट देते हैं आफ्टर रिकवरी ऑफ सिम्टम्स। हाँ जी। क्या अगर मरीज ट्रीटमेंट लेते दौरान अगर वो ठीक हो जाता है या उसके लक्षण ठीक हो जाते हैं डिप्रेशन के, तो वो छोड़ देता है बीच में, पूरी मेडिसिन नहीं लेता, तो 50% चांसेस है कि उसको फिर से डिप्रेशन हो सकती है। जी, अगर किसी मरीज को डिप्रेशन है तो उसके परिवार को कैसे हैंडल करना चाहिए पेशेंट को? सबसे पहले हम उसके अटेंडेंट को भी नेचर ऑफ इलनेस बताते हैं कि इनको ये डिप्रेशन है। अगर वो हाई रिस्क है या सुसाइडल आइडिएशंस हैं, अधिकतर हम उन केसेस को हॉस्पिटल में दाखिल कर लेते हैं। अगर नहीं तो उनके अटेंडेंट को बता देते हैं कि ये पेशेंट को थोड़ा कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए। और जब तक हमारी इच्छा यही रहती है कि जल्दी से जल्दी उसको डिप्रेशन से लक्षणों से मुक्त कराया जाए। आखिरी सवाल, अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को ताकि डिप्रेशन से कुछ हद तक बच पाएं? डिप्रेशन से बचने के लिए पहले तो नियमित रूप से वो योगा करें। हाँ जी। मेडिटेशन करें। हाँ जी। इससे बहुत ज्यादा उनको लाभ होगा। दिन के दैनिक तनाव से ये मुक्त करती हैं ये मेडिटेशन, जिसे हम ध्यानावस्था कहते हैं जी। और ये जो जितने भी कार्यकलाप मतलब कि प्रायोरिटी से काम करें जी। और जब बहुत जल्दबाजी में ज्यादा काम एक साथ ना करें जी। अपना लक्ष्य कठिन लक्ष्य तय ना करें जी। और टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करें जी। जिम्मेदारी से व्यक्ति को भागना नहीं चाहिए जी। अगर कोई भी काम उनके हाथ में है उसको निष्ठापूर्ण निभाएं। ठीक है जी। और अगर किसी को भी का ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, एक जितनी भी उनकी चिंताएं हैं उनको अपने शुभ चिंतकों के साथ मनोचिकित्सक के साथ जरूर स्पष्ट करें, बांटनी चाहिए। हाँ जी, डॉक्टर त्रेहन हेल्पलाइन में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। यानी खुश रहना चाहिए और काम का ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी शरीर में डिप्रेशन के कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत साइकाइट्रिस्ट से संपर्क करें। उम्मीद करते हैं कि डिप्रेशन की बीमारी और उसके इलाज के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है helpline@dayandnightnews.com और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।